ओके जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर कल हमने डिटेल में एक मैंने चीज़ समझा दी थी कि डाटा प्राइवेसी के हवाले से डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, और हमारी कंट्री में डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से एज सच कोई अभी एप्लीकेबल लॉ नहीं है, लेकिन हमें ड्राफ्ट पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए बिल जो है वो ड्राफ्ट बिल पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी एक्ट आ चुका है, लेकिन अभी सिलेबस का हिस्सा नहीं बना। अच्छा, फिर मैंने ये भी बताया था कि आप लोगों को, अच्छा अब डाटा प्रोटेक्शन पे बात कर रहे हो तो मैंने कहा था, ये भी बताया था कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपने अपने रेगुलेशन के अंदर एम्बेड कर ली ये बातें कि भाई हम अपने यूज़र को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे या उनके डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर हमसे कहीं गलती हुई तो यूज़र कंप्लेन कर सकता है, और ये फलां पर्सन है जिसको कंप्लेन करनी है। ये तो दो इंस्टीट्यूशंस तक की हद तक हमारे पास है। अब एक छोटी सी बात और डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, डाटा की सेंसिटिविटी डिपेंड करती है, जैसा फॉर एग्जांपल आपका या मेरा डाटा, या चलो यूँ कहते हैं आप स्टूडेंट्स का डाटा फॉर द टाइम बीइंग अगर शेयर होता है, आपका सेल फोन नंबर और इस तरह की चीज़ें, तो शायद इतना पोटेंशियल लॉस नहीं है, राइट? क्योंकि आपने पता नहीं अपनी लाइफ में कितनी दफ़ा नंबर चेंज करना है और कितनी दफ़ा ईमेल्स चेंज करनी है, तो इतना पोटेंशियल नहीं है, लॉस नहीं है। या फिर एक और चीज़, एडवर्टाइज़र को अभी आपसे इतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपका बाइंग बिहेवियर अभी स्लो होता है। अब जब दूसरी साइड पे आए, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इसकी बरक्स, अगर मेरा कोई बैंक अकाउंट का डाटा शेयर हो जाए, लीक हो जाए या शेयर हो जाए, जो भी कहें, जैसे हम अक्सर पढ़ा के पिछले दिनों एक न्यूज़ थी कि जी फलां बैंक का जो डाटा है वो कंप्रोमाइज़ हो गया है, तो अब अगर ऐसा डाटा कंप्रोमाइज़ होगा तो खाली पर्सनल लॉस का प्रॉब्लम नहीं आने वाला, फाइनेंशियल लॉस भी आ सकता है। क्या पता हमारे अकाउंट खाली कर दिए जाएं अगर उनके पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या ये सेंसिटिव डाटा पहुंच गया है। बात समझ आती है? ग्रेविटी समझ आ रही है? ज़्यादा हो गई। अब तीसरे स्टेज पे आओ ज़रा, इससे भी एक एडवांस स्टेज। आप लोगों की एजेंसीज काम करती हैं डिफरेंट, आपको आइडिया तो है ही, ISI वगैरह आपकी एजेंसी जो हैं ये काम कर रही हैं, और ये बहुत कॉन्फिडेंशियल काम कर रही हैं, आपको इनके एजेंट्स का यूजुअली नहीं पता होता। इनका भी एक सिस्टम चल रहा है, अगर एज्यूम करो वो सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर खाली ना पर्सनल लॉस तो एक छोटी सी बात रह गई, फाइनेंशियल लॉस भी शायद बहुत पीछे रह गया। शायद मैं वो अक्सर मैं एक वर्ड बोलता हूं कि कौमी सालमियत को खतरा लाहक हो जाना है। इनफैक्ट ह्यूमन लॉस एक बहुत कॉमन चीज़ है, लाइक आपके एजेंट्स शायद अगर उनकी आइडेंटिटी रिवील हो तो शायद वो मार दिए जाएं या इस तरह की कोई उन्हें प्रॉब्लम में आ जाए, तो लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है। प्लस आपके कंट्री को खतरा लाक हो सकता है क्योंकि बहुत से सीक्रेट्स होंगे उस सिस्टम के अंदर, लाइक आपका डिफेंस सिस्टम भी जो है वो सारे का सारा क्या है, सीक्रेट है ना, सीक्रेसी है उसके अंदर। तो ये चीज़ें, अब इसका मतलब है आप ग्रेविटी समझो सिर्फ कि अगर इंफॉर्मेशन का लेवल डिफरेंट हो, जो शेयर हो रही है, जो लीक हो रही है, या जिसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, तो इनफैक्ट उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बिल है, द लेजिस्लेशन ऑन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन इन पाकिस्तान इज इन ड्राफ्ट स्टेज एंड टाइटल ऑफ द प्रपोज्ड बिल इज द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2020। आगे चलते हैं। पर्पस क्या है जी? इज टू एस्टैब्लिश पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसका मकसद ये है कि एक अथॉरिटी का क्याम, यानी एक पर्सन, अथॉरिटेटिव पर्सन, रेगुलेटर बना दिया जाएगा जिसके पास आप अपनी कंप्लेंट्स लेके जा सकते हो। क्लियर? टू प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा फ्रॉम एनी लॉस और मिस यूज एंड डील विद कंप्लेंट्स, जो आपके डाटा को प्रोटेक्ट करेगा, आपकी कंप्लेंट्स सुनेगा। प्रोविजन रिलेटिंग टू डाटा प्रोटेक्शन एग्जिस्टिंग फॉलोइंग लॉस टू गिव पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन टू देयर रिस्पेक्टिव यूजर। अब वही वाली बात कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ने अपने लॉ में इसे एम्बेड कर लिया हुआ है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के हवाले से उस एक्ट में शामिल है। पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट जो हमने कल पढ़ा उसमें शामिल है। provides for the secrecy of customer information held by financial institution, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितनी भी हैं उन्होंने अपने जो कस्टमर्स का डाटा अपने पास होल्ड किया हुआ है उसके हवाले से प्रोटेक्शन क्लॉजेस जो हैं वो रेगुलेशन में मौजूद हैं। इसके अलावा टेलीकॉम इंडस्ट्री ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए हुए 2009, जिसमें वो अपने यूजर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये रेलिवेंट टू दैट इंस्टीट्यूशन है, उसके बाहर वाली की वो कोई गारंटी नहीं दे रहे। गिव्स द सब्सक्राइबर राइट टू लॉन्च कंप्लेंट फॉर एनी इलीगल प्रैक्टिस बाय द टेलीकॉम ऑपरेटर। हमारे बंदे से कोई गलती होगी हम उसके जिम्मेदार हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं। इलीगल प्रैक्टिस से मुराद क्या है? ये ब्रॉडर टर्म है विच इंक्लूड्स अमंग अदर थिंग्स इलीगल यूज ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ सब्सक्राइबर, आपका डाटा का मिस यूज। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट, अगर वैसे मैं इसकी ना आपको एक ग्रेविटी छोटी सी समझाता हूँ, आपको शायद कुछ बात समझ आए। वैसे तो वो एडवर्टाइजर हमें काफ़ी हद तक बेवकूफ़ समझता है, लेकिन चलो फिर भी उसकी रीज़न है कि अगर अक्सर आपने जैज़ का कोई एक आधा पैकेज ऐसा देखो, मैंने एक पैकेज देखा जिसमें उन्होंने लिखा कि आपको 50 आवर्स पता नहीं गालबन या 60 आवर्स का ना अवार्ड किया उन्होंने कि आपका टॉक टाइम जो है फ्री, तो जी 60 आवर्स का अवार्ड, और इस पैकेज की या इस फैसिलिटी की मुद्दत है 24 आवर्स, मतलब एक दिन की मुद्दत दी, 60 घंटे दी। अब मुझे सिर्फ ये समझा दो कि कोई अक्लमंद ये समझा दे वो 60 घंटे की फैसिलिटी 24 घंटों में यूज़ कैसे करनी है। तो ऐसी भी हरकतें समटाइम्स हो रही होती हैं। अच्छा मैं समझाता हूँ एक बात, देखो इस वक्त सबसे बड़ा नेटवर्क डेटाबेस जो है आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ वारिद वो जैज़ का है, कस्टमर बेस जो है। बेशक वो कस्टमर कुछ और सिम्स भी यूज़ करते होंगे, पाकिस्तान में बहुत कॉमन ट्रेंड है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा कस्टमर बेस जो है इस वक्त जैज़ के पास है, राइट। समथिंग कितने करोड़ है जी, कोई आइडिया है? समथिंग कोई 2 करोड़ 3 करोड़, चलिए अज्यूम कर लेता हूँ मैं, 2-3 करोड़ के पास जैज़ की सिम है। आप ये सिर्फ सोचो कि जैज़ 3 करोड़ को एक मैसेज रोटेट करे, उसकी कन्वर्जन मैं कहता हूँ कम से कम 0.5% भी हो। उस मैसेज, एक मैसेज आ जाए, आप देखो जैज़ का रोज दिन में कुछ 10 मैसेज आते हैं अगर आप में से कोई जैज़ यूज़ करता है। तो अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल 3 करोड़ की यूज़र बेस है और इसका 0.5% सिर्फ रिस्पॉन्ड कर दे, यानी वो फैसिलिटी जो वो ऑफर कर रहे हैं वो अवेल कर ले, कोई पैकेज है, कोई मैसेजिंग पैकेज है या कोई कॉल पैकेज है, व्हाटएवर, तो आप सोचो रेवेन्यू का क्या पोटेंशियल होगा। रेवेन्यू तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया ना, मैं तो अभी यूजर मल्टीप्लाई किया है। से मैं कहता हूं वो इस परसेंट का मल्टीप्लाई कर लो, से वो रेवेन्यू है, वो पैकेज है से 7 रुपए का, मैं या चलो 10 रुपए का कर लेते हैं, इतना छोटा सा पैकेज है कोई। अब तब भी देखो पोटेंशियल रेवेन्यू, एडवर्टाइजर की समझ आ रही है कि उस डाटा, इस वक्त इसका मतलब जैज़ के पास इतनी सुप्रीम पावर है डाटा के हवाले से कि वो आपका जायंट है डाटा के हवाले से। बात समझ आती है? उसे तो ये भी पता है ना कि कौन से एक्टिव नंबर है, कौन से एक्टिव नंबर नहीं है। एमी तो नहीं आपको फैसिलिटियां दे रहा होता कि आपने 2 महीने बाद ऑन किया सिम, ये लें पैसे लें, बंद ना कीजिएगा, इस्तेमाल करें। बात समझ पा रहे हो? बस यही समझानी थी। सो इस हद तक एडवर्टाइजर, या मैं यूं कहूं अब अगली एज जो है बाय 2025 आई बिलीव सो कि ये इंफॉर्मेशन एज है। पावरफुल वही रहेगा जो इंफॉर्मेशन में किंग होगा, आई बिलीव सो। ठीक है, वैसे भी अब वैसे वो एज शुरू हो चुकी हुई है, ये कोई नई बात नहीं है। आपके इस वक्त जितने बिलियनियर्स हैं टेक कंपनीज के, उसमें से मोस्टली आप उठा के देख लो वो सारे इसी पे बेस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एज के ऊपर। इंफॉर्मेशन है उनके पास, आपका डाटा है उनके पास जो वो एडवर्टाइजर को बेच रहे होते हैं, और आपसे कहीं ना कहीं आपकी फैसिलिटी जब आप अवेल कर रहे होते हो तो उसके अंदर आपसे लाइसेंसिंग एग्रीमेंट आपसे साइन करा लेते हैं, जो आप जल्दी जल्दी यस करते हो ना, अलाउ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अलाउ गैलरी, अलाउ एवरीथिंग, तो वो आप जल्दी जल्दी जो कर रहे होते हो वो आपसे सब कुछ परमिशंस ले लेते हैं। अब वो यूजर परमिशन है, उसका जिक्र आएगा इसके अंदर कि यूजर ने जब खुद परमिट कर दिया है तो फिर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, फिर आपने राइट दिए उन्हें। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। डाटा सब्जेक्ट, डाटा सब्जेक्ट कौन है भाई? वो बंदा जिसके डाटा की बात हो रही है, मीन्स द नेचुरल पर्सन हुज पर्सनल डाटा इज बीइंग कलेक्टेड। आप लोग, मैं शामिल हूं उसमें। डाटा कंट्रोलर कौन है? आपने अक्सर देखा हो जैज़ की कोई वैकेंसीज आती हैं तो जैज़ की अक्सर वैकेंसी में डाटा कंट्रोलर की वैकेंसी भी होती है। द वन हु इज पोजेसिंग द डाटा, हु कैन यूज इट, बस सारा कंट्रोल, डाटाबेस का जितना कंट्रोल है, जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, मीन्स अ पर्सन हु पोजेस द डाटा फॉर प्रोसेसिंग, जिसकी पोजेशन में है, इसके पास राइट्स होते हैं वाले। देन पर्सनल डाटा कहते हैं मीन्स एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द डाटा सब्जेक्ट, यानी आपके मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन थ्रू विच सब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइबल, जिससे हमारी शनाख्त हो जाए। जैसा मैं कहूँ CNAC आइडेंटिफाइबल डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है, कहीं भी पुट करोगे हम जैसे कि तस्वीर आ जाएगी कि नहीं आएगी। सो ये क्या है? आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, ये पर्सनल डाटा है मेरा। It includes any other information which is in possession of the data controller, including any sensitive personal data. आप सेंसिटिव पर्सनल डाटा क्या, उसकी डेफिनेशन अभी हम पढ़ते हैं। वो डाटा जिससे फाइनेंशियल लॉस हो जाना है हमें, वो सेंसिटिव पर्सनल, एक पर्सनल डाटा और एक एडवांस स्टेज सेंसिटिव, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा जी अगर वो इन्फॉर्मेशन शेयर, मेरा पासवर्ड, मेरा लॉग इन बैंक का अगर वो शेयर हो जाए तो फाइनेंशियल लॉस। ये बात समझ आई यहां तक? ओके अच्छा, अब यहां से आगे चलिए। प्रोवाइडेड दैट इनक्रिप्टेड, अगर तो इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है, जिसमें अक्सर मैं एनोनिमाइज्ड, ये दोनों वर्ड इकट्ठे पढ़ देता हूं।
एनक्रिप्टेड या एनोनिमाइज्ड, आपका अक्सर आप देखते हो, आप जब पेपर देते हो तो आपको एक रोल नंबर आपका असाइंड है, लेकिन उसके बाद जब एग्जामिनर तक पहुंचता है तो एक आर्टिफिशियल या फिक्टिशियस रोल नंबर आपको असाइन कर दिया जाता है आपके पेपर को। आपके एग्जामिनर के पास आपका एग्जैक्ट रोल नंबर ये वाला मौजूद नहीं होता। ये तो आई कैप में भी है और बोर्ड में भी यही होता था। बोर्ड वाले भी आपका एक्चुअल रोल नंबर आगे शेयर नहीं करते ताकि आइडेंटिटी रिवील ना हो। अगर तो ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है मेरे बारे में, आपके बारे में, जिससे मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही, तो वो पर्सनल डाटा की कैटेगरी में फिर नहीं आती। देखो मैं अगर अब यहां तक रुक के सिर्फ आगे से पढ़ रहा हूं, विच इज इनकैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग एन इंडिविजुअल इज नॉट अ पर्सनल डाटा। तो वो पर्सनल डाटा की डेफिनेशन है जिससे मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही, मेरा पर्सनल डाटा की लिस्ट में वो शामिल, पर्सनल डाटा की डेफिनेशन में वो शामिल नहीं है। अच्छा, एनोनिमाइज तो समझ आ गया, आप वो जो फिक्टिशियस नंबर्स बना लेते हो। सिनोनिमाइज्ड, सिनोनिमाइज्ड का मतलब क्या है? तखल्लुस, आप जो तशबीह यूज़ करते हो। वैसे तो अगर मैं कहूँ कि जिस तरह हम लोग शायरों के बारे में ये पढ़ते होते थे, उनका एक तखल्लुस बने होते थे, जैसा उमीर तकी मीर का मीर बना होता था, गालिब होता था। ये तो वो है जिससे आइडेंटिटी रिवील हो रही है। ऐसे तखल्लुस जिससे आइडेंटिटी रिवील ना हो वो भी पर्सनल डाटा में शुमार नहीं होंगे। तो उसने एक लाइन में एक्चुअली आपको लिख के बताया कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो अगर शेयर हो भी जाए तो पर्सनल डाटा में शुमार नहीं होती। इज दैट क्लियर? ले जी, हमने अभी एक लफ्ज़ पढ़ा सेंसिटिव पर्सनल डाटा, तो मैंने आसान लफ्जों में बोल दिया कि वो डाटा जो कि फाइनेंशियल लॉस का जरिया बन जाए। इंक्लूड्स डाटा रिलेटिंग टू एक्सेस कंट्रोल, यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अदर पेमेंट्स वगैरह मेरी रिवील हो जाएं अगर। जिसना हम अक्सर मैं कहता हूँ ये कैसे रिवील होगी जी, बड़ी आसान बात है। आप अक्सर परचेजिंग करते हो, वैसे तो पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी का एक प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी आज पाकिस्तान में भी बेतहाशा लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, और कुछ ऐसे चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं जिनको आप क्रेडिट कार्ड के अलावा अवेल ही नहीं कर सकते। वहाँ डेबिट कार्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं चलना। जिस तरह अगर आप कोई इंटरनेशनल पेमेंट कर रहे हो, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होना है आपका। अगर मैं कहूँ जिस अथॉरिटी को आपने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स दी हैं, अगर उन्होंने ही लीक कर दी तो आपका क्रेडिट कार्ड एक दफ़ा तो खाली होगा ही होगा। बात समझ आती है? तो ऐसा डाटा मेरा सेंसिटिव डाटा कहला रहा है। क्लियर हो गई बात? आगे चलिए, पासपोर्ट या बायोमेट्रिक डाटा, साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ कंडीशन और मेडिकल रिकॉर्ड्स। भाई बेटा डेवलप्ड कंट्री के अंदर ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमारी कंट्री में मेडिकल रिकॉर्ड्स पे कुछ नहीं मिलता, ठीक है। उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर और इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से वो भी उनके सेंसिटिव पर्सनल डाटा में आता है। यूके में स्पेशली इस तरह का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पर उनके सेंसिटिव पर्सनल डाटा में ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक हो गया? आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन या मेडिकल रिकॉर्ड्स हो है। मेडिकल रिकॉर्ड ज़्यादा टेक्निकल सेंसिटिव है। इंडिविजुअल एथनिसिटी और रिलीजियस बिलीव, आपके एथनिसिटी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कॉमन बिलीव होता है, एक ग्रुप के लोग, एक सोच के लोग। मेरी बात समझ आ रही है? मेंटालिटी सेम, या रिलीजियस बिलीफ सेम हो उनका, ठीक है। जैसा हमारे यहाँ पे कई फ़र्के बने हुए हैं, तो एक रिलीजियस बिलीफ की बेस के ऊपर कहते हैं वो भी सेंसिटिव पर्सनल डाटा के अंदर शुमार होता है। चलो जी आगे, यहाँ तक बात समझ आ गई? आसान बातें हैं। कॉन्सेंट क्या है? इजाज़त। आप जिस तरह आप परमिशंस देते हो, हाँ जी मेरी गैलरी एक्सेस करो मैंने, तो कॉन्सेंट है वो। कहता है कॉन्सेंट ऑफ डाटा सब्जेक्ट, यानी आप लोगों की कॉन्सेंट मीन्स फ्रीली गिवन परमिशन एग्रीमेंट टू द कलेक्टिंग, ऑब्टेनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा रिलेटिंग टू हिम और हर। भाई मेरे से रेलेवेंट मेरी गैलरी, मेरे कॉन्टैक्ट आप सब यूज़ करें, ये आप परमिशन दे रहे हो, कॉन्सेंट दे रहे हो। इज दैट क्लियर? अब आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। आगे चलिए, की प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू डाटा प्रोसेसिंग आर। अच्छा जी, की प्रिंसिपल्स क्या है? लॉफुलनेस, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जी। पर्पस लिमिटेशन, जिस मकसद के लिए हमने परमिट किया है उसी मकसद के लिए आप इस्तेमाल करें। यही वजह है कि मैंने कल बता भी रहा था आपको एग्जांपल ने कि गूगल को फाइन हुआ कि भाई जब लोकेशन आपने ऑफ की हुई है तो आपने लोकेशन ट्रैक क्यों करते हो। तो द पॉइंट है, समझाना ये चाह रहा हूँ कि इनफैक्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको इस प्रिंसिपल्स का या उधर डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर लॉज अवेलेबल हैं और इम्प्लीमेंट होते हैं। इसीलिए इन बड़े बड़े जाइंट्स को अदालत बुला लिया जाता है या उन्हें फाइन किया जाता है। पाकिस्तान में जो मर्जी चोरी करते रहो, कोई फ़र्क। सो पर्पस लिमिटेशन, जिस मकसद के लिए लिया उसके अलावा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। डाटा मिनिमाइजेशन मीन्स
educate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purpose for which they are processed। यानी जिस मकसद के लिए, वही दोबारा वही कॉन्सेप्ट है कि जिस मकसद के लिए आपने लिया है, ज़रूरत है, उसके लिए इस्तेमाल करें, इसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल ना की जाए। एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए डाटा प्रोसेसिंग में, देन स्टोरेज लिमिटेशन, then integrity and confidentiality और accountability। accountability means the answerable, कि किसी ना किसी को answerable होना चाहिए जिसके पास डाटा था, पोसेस करता था। Is that clear? So ये डाटा प्रोसेसिंग के हवाले से था। आप लोगों के राइट्स उसने नीचे लिख दिए जिसका डाटा है। Individual has the following right in relation to the processing। क्या आपके डाटा यूज हो रहा है तो आपके पास following rights है। नंबर 1, right to be informed, आपको इन्फॉर्म किया जाए कि आपका डाटा इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 2, right of access to data, आपको अपने डेटा तक की एक्सेस प्रोवाइड की जाए। आप अगर कॉपीज चाहते हैं, जिसका फॉर एग्जांपल, ये बड़े आसान है, इसकी एग्जांपल जो है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, या आपके कई रेगुलेटर, ICAP है जिस तरह आपका रेगुलेटर, लेकिन SCCP की एग्जांपल ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि हम जितने डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं, हमें कल को अगर अपने किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है या किसी थर्ड पार्टी हमसे कहती है कि हमें वो डॉक्यूमेंट दे दो, हमारे पास ना भी मौजूद हो, तो हम रेगुलेटर को रिक्वेस्ट करके उसकी कॉपी एक्वायर कर सकते हैं। तो ये हमारा राइट है, हमारा डेटा है। इज दैट क्लियर? राइट टू रेटिफिकेशन ऑफ एरर, को गलती हो गई है तो करेक्ट करने की इजाजत। और यस, SCCP वंस अगेन इज अ वैलिड एग्जांपल। हम अपना डाटा अपडेट करवाते हैं। हम ऑफिस चेंज करें ना तो वो भी अपडेट करवाते हैं कि भाई हमारा ऑफिस चेंज हो गया, एड्रेस ये है, रेक्टिफिकेशन ही है ना। आगे, राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू ऑफ इरेजर, मतलब जरूरत नहीं है तो बस हमारा डाटा आप खत्म कर दो, आपका मेरा रिलेशन खत्म, तो डाटा डिलीट कर दो, जरूरत नहीं है आपको संभाल के रखने की। राइट टू ऑब्जेक्ट टू प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, आप किस हद तक मेरा डाटा मार्केटिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करोगे। जिस तरह मैंने कहा, फेसबुक वाले आपसे जब आपका अकाउंट बिल्ड कर रहे होते हैं तो आपसे सारी परमिशन लेते हैं, इवन कि ये भी परमिशन ली जाती है कि आपका डाटा मार्केटिंग लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, तो आप उसे परमिट करते हो। आगे चलिए, राइट टू रिस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग, आप लिमिट कर सकते हो। राइट टू डाटा, अक्सर आपने देखा होगा अकाउंट बनाते हुए नीचे लिखा होता है न्यूज़ लेटर चाहिए, आपको डेली अलर्ट भेजें, ऐसी चीज़ें आपको लिखी होती हैं और आप उसे मार्क करते हो यस, तो आपको डाटा आएगा, ये आपकी परमिशन है। क्लियर? राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी, डाटा मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह। राइट टू विड्रॉ कंसेंट, आपने कंसेंट दी हुई है डाटा यूज़ करने के लिए, लेकिन बाद में आप विड्रॉ कर लेते हो, अब वो आपका डाटा इस्तेमाल नहीं कर सकते असूलन। राइट टू कंप्लेन टू द रेलिवेंट डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और अगर आपका डाटा मिसयूज हो तो आप रेलिवेंट अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हो। यहां तक सबको समझ आई? लें जी, यहां तक बिल का इतना ही हिस्सा आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, इससे ज्यादा शामिल नहीं किया गया। अब हम जा रहे हैं इसी चैप्टर में अगले एक्ट के ऊपर। बात समझ आती है? अगले हिस्से के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के ऊपर एक्चुअली जा रहे हैं। लो जी, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में इसी बिल का हिस्सा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में यूज हो रहा है। कहते हैं लॉ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, पैका प्रोवाइड्स अ कंप्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क के लिए। काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स क्या हैं, उसका इन्वेस्टिगेट करना है, अगर क्राइम कमिट हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन का मैकेनिज्म क्या होगा, ट्रायल एंड जजमेंट इन रिलेशन टू, और ट्रायल कोर्ट्स कैसे वर्क करेंगी, उनके ट्रायल्स कैसे होंगे, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है तो ट्रायल कोर्ट्स में डील होगा, और जजमेंट कैसे होगी इन रिलेशन टू दैट क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। अब आपके सिलेबस में क्या शामिल किया गया, आपके सिलेबस में क्राइम्स शामिल किए गए और उनकी पेनल्टी शामिल की गई। वैसे मैं हमेशा ये कहता हूं कि बेटा पेनल्टी कभी भी याद नहीं करते, ठीक है। ICAP का ये ट्रेंड नहीं है कि वो आपसे पेनल्टीज पूछे या उसको ज़र्फ नहीं देता, लेकिन इस चैप्टर की पेनल्टीज मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको मजबूरी में याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस चैप्टर में से वो पूछ सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके वो जो 15 नंबर हैं मुफ्त के वो ज़ाया हों, तो आपको पेनल्टीज़ का टेबल देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हिंट्स याद रखने पड़ेंगे। चलो जी, जल्दी से पढ़ता हूँ। अनऑथराइज एक्सेस क्या है, ये जितनी बातें वो लिख रहा है इनकी पेनल्टीज आगे जाके वो लिखेगा, ठीक है। तो अनऑथराइज एक्सेस क्या है, नाम से जाहिर हो रहा है बगैर परमिशन के एक्सेस करना, ऐसे ही है जी। तो कहते हैं अनऑथराइज एक्सेस टू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा विच इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्सेस बाय जनरल पब्लिक विदाउट ऑथराइजेशन और इन वायलेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑथराइजेशन। आप ऑथराइज नहीं हो लेकिन अगर आप वो डाटा इस्तेमाल कर रहे हो, दैट मीन्स दैट इज एन अनऑथराइज एक्सेस। एक्सेस टू डाटा, एक्सेस टू डाटा से क्या मुराद है, कहते हैं मतलब आपको एबिलिटी मिल गई, कंट्रोल मिल गया कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एनी डाटा जो कि उस डिवाइस के अंदर पड़ा है या उस डिवाइस से जनरेट हो रहा है। आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। आगे चलिए, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम,
भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या मतलब है? उस इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक्सेस जिसमें डाटा पड़ा हुआ है। तो वो कहता है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम मींस गेनिंग कंट्रोल या एबिलिटी टू यूज एनी पार्ट और होल ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या आपके पास राइट है कि आप पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम को, या आपकी एक्सेस है कि आप कंट्रोल मिल गया, एबिलिटी मिल गई कि आप उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हो। आगे चलिए, डेटा डैमेज क्या है? डेटा डैमेज से मुराद ये है कि आपने उसमें कोई चेंजेस कर दी हैं, आपने डिलीट कर दिया है, आपने रिलोकेट कर दिया एक जगह से, आपने सप्रेस कर दिया, कम कर दिया है, और या डेटा को अनअवेलेबल कर दिया है, यानी कट पेस्ट कर लिया आप लोगों ने, और वो अब अवेलेबल या तो टेम्परेरी या परमानेंटली अवेलेबल नहीं है। आगे चलिए जी, चलें आगे। यहां तक समझ आ रही सारी बातें? आसान बातें, इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहता है मींस, अब मैंने ये वो बात की जो ISA वाली बात की ना, वो यहां पे रेलेवेंट होती है। हमने एक डेफिनेशन पढ़ी पर्सनल डाटा की, फिर एक डेफिनेशन पढ़ी सेंसिटिव पर्सनल डाटा की, और अब तीसरी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। यानी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको अगर डैमेज हुआ तो सिर्फ खाली फाइनेंशियल या पर्सनल लॉस नहीं होने वाला, बल्कि ह्यूमन लॉस होगा, या फिर कौमी सालमियत भी खतरे में पड़ सकती है। पढ़ते हैं जी। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, नेमली कोई एसेट्स, कोई फैसिलिटीज, कोई सिस्टम, नेटवर्क और प्रोसेसेस हुज लॉस में रिजल्ट इन, कि अगर इन एसेट्स का, इन फैसिलिटीज का या सिस्टम का लॉस हुआ तो उस लॉस की वजह से रिजल्ट में क्या होगा? मेजर डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी और डिलीवरी ऑफ essential services, including those services whose integrity, if compromised, could result in significant loss of life or casualties. तो यहाँ पे अब आप ISI वाली एग्जाम्पल या एजेंसीज की एग्जाम्पल या GHQ की एग्जाम्पल फिट कर सकते हो कि आपका डिफेंस सिस्टम, ये जो सारे सिस्टम्स हैं, ये वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जिनका अगर लॉस हुआ तो उनका लॉस ऑफ लाइफ बन जाएगा, कैजुअलिटीज क्लियर हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, और क्या होगा? सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस और फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। तो हम अब समझ सकते हैं, क्लियर हो गया कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। क्लियर हुई बात की? यहां तक समझ आई? अगली बात, द गवर्नमेंट में ऑल्सो डेजिग्नेट एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट के पास राइट है, वो अगर कह दे कि भाई ये डिपार्टमेंट भी सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, इसको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे रहे हैं हम, तो दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? इस वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। यस यस, ठीक है। लें जी, अब अगली बात। अब ये मैंने कहा कि जिस तरह पेनल्टीज हैं ये यूजुअली याद नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में प्लीज कर लीजिएगा। आपने जो जो बातें ऊपर पढ़ी, जिस तरह अनऑथराइज एक्सेस पढ़ी, अनऑथराइज कॉपीज की बात पढ़ी, तो उनकी आगे उन्होंने पनिशमेंट लिखी हुई है। और ये चूंकि क्रिमिनल लॉ है, इसलिए देखो आपको नजर आ रहा है, मैं पहला केस बस पढ़ देता हूँ, बाकी आप प्लीज पढ़िए। अनऑथराइज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, अगर आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ ऑफेंडर ने ये अनऑथराइज एक्सेस की है तो उसकी पनिशमेंट ये है कि 3 महीने तक की इम्प्रिजमेंट, अप टू है, ठीक है, 1 महीना भी हो सकती है, आधा महीना भी, 10 दिन भी हो सकती है, लेकिन अप टू 3 मंथ्स मैक्सिमम। एंड और ये आपकी सवाबदीद पे है, आपकी काबिलियत पे है कि आपको दोनों सजाएं मिलती हैं या एक मिलती है, तो और भी हो सकता है एंड भी हो सकता है। फाइन अप टू 5,50,000 रुपीज, तो ये आपका पेनल्टी हो गई इस केस में। प्लीज इसी तरह नीचे सारी पेनल्टीज गिवन है, एक दफा पढ़ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। लास्ट वाली मैं पढ़ा दूंगा, बाकी आप 2.3.6 तक पढ़िए जरा प्लीज एक दफा जल्दी से।
जी पढ़ ली सबने एक दफा? जी हेलो, सबने पढ़ ली? ये एक आखिरी वाली मैं पढ़ा देता हूँ, ऊपर सब क्लियर है? चलो, सिर्फ सजा बढ़ती चली जा रही है, आप लोगों ने देखा होगा। एक और चीज़, पहले ज़रा ग्लोरिफिकेशन का लफ्ज़ मतलब समझे। ग्लोरीफाई का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, फ़रोग दे रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। तो अभी इतनी ही डेफिनेशन काफ़ी है ग्लोरिफिकेशन की। Whoever prepares or disseminate information with the intent to glorify an offense, आप किसी ऑफेंस को बढ़ावा दे रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। जैसा मैं कहूँ आप ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करो, अब तो वैसे वो नहीं, अब तो वैसे किसके बारे में, वो कौन सी तंजीम है जो अब आजकल बड़ी अजीबोगरीब सी तंजीम है, मुझे भूल गया कौन सी एक तंजीम है जो पेनेट्रेट कर रही है, मुझे उसका नाम भूल गया। तो बताइए एक दो तंजीमों का जो ममनुआ हो। भूल गया मुझे नाम, उसका नाम याद आता है, मैं आपको बताता हूँ दोबारा। Whoever prepares or disseminates, अच्छा मैं आसान पुरानी एग्जांपल दे देता हूँ फिर। वो जिस तरह एक उसामा बिन लादेन की एक चलती थी, एक वीडियो आती थी कुछ अरसे के बाद। अगर ऐसी वीडियोस को आप प्रमोट कर रहे हो तो आप समझ रहे हो कि आप किस किस्म की इंफॉर्मेशन फैला रहे हो, ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो। तो अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो विद द इंटेंट टू ग्लोरीफाई, प्रमोट कर रहे हो एक ऑफेंस को रिलेटिंग टू टेररिज्म और एक्टिविटीज ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, ममनुआ कलदम तंजीमों को प्रमोट कर रहे हो। मैंने वही, उसका नाम मुझे भूल गया, वो अजीब सा ब्लैक कलर का उनका फ्लैग है, वो यूज करते हैं, क्या उनका, मुझे तंजीम का नाम भूल गया उसका, कौन सी, हाँ वो क्या है उसका, उसका क्या है पूरा है उसके, मुझे टर्म भूल, उसका वो एब्रीवेशन भूल गया, वो क्या यूज करते हैं। टीएलपी तो तहरीके लबैक है ना, वो तो हाँ नहीं, वो भी प्रोस्क्राइब्ड नहीं है मेरा ख्याल है। एक और है, मैं चलो फिर कभी बताऊंगा उसका। सो वो अगर उस तरह की आप कैसी तंजीम जो कि टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और आप उनको प्रमोट कर रहे हो, तो आप जुर्म के मुर्तकिब हो गए। इम्प्रिजमेंट है 7 सालों की और फाइन है 10 मिलियन तक का, अप टू दोनों में, ठीक है। अच्छा, ग्लोरिफिकेशन क्या है, कहता है इंक्लूड्स डिपिक्शन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ प्रेज, आप तारीफें बयान कर रहे हो, और सेलिब्रेशन इन अ डिजायरेबल मैनर। इज दैट क्लियर? सो ग्लोरिफिकेशन का आसान लफ्ज मतलब प्रमोट कर रहे हो आप ऑफेंसिव बिहेवियर को या ऑफेंसेस को प्रमोट कर रहे हो। क्लियर जी यहां तक? इसके बाद देखिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 आया हुआ है पेपर में, कितना आसान सा, ये मार्च की अटेम्प्ट का पेपर था। तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा मुझे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन बता दें, सिर्फ 3 नंबर की। क्लियर जी? चलें अब आगे। लो जी, इसके साथ ये चैप्टर जो है ये क्लोज हो गया। हम अपने चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 18 पे। 15 मिनट पढ़ेंगे, बहुत टाइम है। नहीं, उसका एक पोर्शन पढ़ाऊंगा, सारा नहीं पढ़ाऊंगा, ना परेशान हो, ताकि हम चैप्टर 18 अगली क्लास में ख़त्म कर सकें। इसलिए एक पोर्शन पढ़ाऊंगा चैप्टर 18 का। हम आर्बिट्रेशन का पोर्शन पढ़ लेते हैं। हमने पहले भी बहुत सी बातें आर्बिट्रेटर पे कर ली हुई हैं, लेकिन मैंने जैसा पहले बोला था कि आर्बिट्रेशन को पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। तो आर्बिट्रेशन का पोर्शन हम इस चैप्टर 18 में से मुकम्मल कर लेते हैं। बाकी पोर्शन जो है वो एक अलग एक्ट है, कंपटीशन एक्ट, वो हम बाद में पढ़ेंगे। हम अपने एक्ट पे आ रहे हैं, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 पे। वंस अगेन पूरा एक्ट शामिल नहीं है, बहुत छोटा सा पोर्शन सिर्फ शामिल किया गया है। आर्बिट्रेटर कौन था? 2 अफ्रीकन में कोई डिस्प्यूट हो गया तो एक सॉलिस जो है वो इनफैक्ट उनकी सुलह कराता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। लेकिन मैंने ये बताया था कि आर्बिट्रेटर यूजुअली सिविल केसेस में ओनली बिजनेस केसेस में ज़्यादा काम करता है। अदर सिविल केसेस को भी आर्बिट्रेटर इतना लिमिटेड वे में लिफ्ट करा होता है, ज़्यादा लिफ्ट केसेस बिजनेस लॉ के देख रहा होता है। इज दैट क्लियर? और मैंने ये भी बोला था कि इसकी औकात बिल्कुल वैसी है जैसी एक कोर्ट के जजमेंट की है, वैसी ही इसके जजमेंट की औकात भी है। ये बातें हमने चैप्टर 2 में शायद पढ़ी थी, याद है आपको? अच्छा, अब बस एक छोटी सी बात कि एक आर्बिट्रेटर अगर फॉर एग्जांपल अपॉइंट होता है, अगर कोई केस डिस्प्यूट आता है, यहाँ पे डस्टर है कहीं पे,
डिस्टर्ब वहां पे नहीं पड़ा? अच्छा वो देखो आसान सी बात है, एक तरीका समझाता हूं कि लोग आर्बिट्रेटर के पास क्यों जाते हैं। देखो पहली बात, आर्बिट्रेटर के पास हम किसी भी फेज में जा सकते हैं, वो अभी कोर्ट में केस चल रहा है नहीं चल रहा है, इट डज नॉट मैटर, हम उठ के आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हैं। और अगर कोर्ट में भी केस चल रहा हो तब भी कोर्ट को दोनों पार्टी से अगर रिक्वेस्ट करें तो केस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए जा सकता है। ये बात समझ आती है? ये बातें पहले भी हुई हैं। अगर मैं कहूं ये दो फ्री कैन है, सपोज सलमान साहब हैं और लड़ाई हो रही है, एक और पर्सन कोई मिस्टर ए साहब हैं, इनके दरमियान एक डिस्प्यूट चल रही है और ये मैटर हमने अगर डिसाइड करना है आर्बिट्रेटर के पास, तो अभी अज्यूम नहीं करते कि आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा। सपोज एक आर्बिट्रेटर अगर है, ये मिस्टर वाई अगर एक आर्बिट्रेटर है, तो हम इनके पास चले जाएंगे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना अगर चाहते हैं। अच्छा, पहला फायदा क्या नसीब होगा? अर्ली डिसीजन, आपको जल्दी डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। ये एक फायदा नसीब होने वाला है आपको कि आपका डिसीजन जो कोर्ट में एक लंबा अरसा चल रहा है, हमें आपको मुझे अब समझ आती है हमारा लीगल सिस्टम कितने नंबर पे है और क्यों है, ठीक है। सो हमारे पेंडिंग केसेस की लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है और केस जो है वो इतना इजी डिसाइड नहीं होता। आर्बिट्रेटर फैसला ज़रा जल्दी कर देता है क्योंकि कानून ने उसके ऊपर लिमिट लगाई हुई है कि आपने फैसला कितनी देर में सुना देना है। मेरी बात समझ आई? तो अब पॉइंट आता है कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट कौन करेगा। तो पहली बात कि कोशिश करें दोनों मिलके बाय डिफॉल्ट एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें सिर्फ, अनलेस कि दोनों की विशो नहीं हम अपना अपना आर्बिट्रेटर लाएंगे, तो फिर पंगा वही पड़ जाएगा ना, इन दोनों में अगर बाद में इत्तेफाक ना हुआ तो ये तो जो फैसला सुनाएगा वो दोनों पे बाइंडिंग होगा। अगर दो आर्बिट्रेटर हुए तो मसला पड़ जाएगा ना। मेरी बात समझ आती है? तो मैं उस चीज को थोड़ा सा एक स्केड्यूल है जो हमारे कोर्स का हिस्सा है, मैं वो सिखा रहा हूं कि ऐसा हो सकता है बाय डिफॉल्ट तो एक ही आर्बिट्रेटर होना चाहिए, लेकिन अगर पार्टीज बज़िद हों और कहें हम तो अपना अपना आर्बिट्रेटर नॉमिनेट करेंगे, हमारा अपना अपना आर्बिट्रेटर होगा, तो हो सकते हैं जनाब दो आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट हो सकते हैं एक केस को डिसाइड करने के लिए। अच्छा, आर्बिट्रेटर हमारे पास, अच्छा एक मिनट सिर्फ रुकिएगा सर, हाँ हमारे पास आर्बिट्रेटर के पास लॉ ने बाउंड किया कि भाई तुम्हारे पास 4 महीने हैं केस को डिसाइड करने के लिए, 4 मंथ्स। इसका मतलब आपका फैसला, केस का फैसला 4 महीनों में हो ही जाएगा। लेकिन मसला वही आना ना कि ये दो लोग हैं, इनके दरमियान बाद में इत्तेफाक ना हुआ, तो जिस तरह 2 क्रिकेट की टीमें होती हैं तो बीच में कौन खड़ा होता है? अंपायर। तो इनको भी कहा गया कि अगर 2 आर्बिट्रेटर हो, मैं ए का नाम दे रहा हूं, A1 A2 का, अगर 2 आर्बिट्रेटर हैं तो इन्होंने अपने दरमियान एक अदद अंपायर अपॉइंट कर लेना है जी। इसकी टर्म भी अंपायर की है, अंपायर अपॉइंट कर लेना। कितनी देर में? 1 महीने में। जो ही अगर 2 आर्बिट्रेटर अपॉइंट होते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर अपनी अपॉइंटमेंट के वो एक अंपायर अपने दरमियान अपॉइंट कर लें कि कल को अगर दोनों के दरमियान इत्तेफाक ना हुआ तो अंपायर फैसला कर देगा। मेरी बात समझ आती है आसान लफ्जों में? 1 महीने ऐसा, इस अंपायर की अपॉइंटमेंट लॉ कहता है 1 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। किसके 1 महीने? हो सकता है ये पहले आ जाए ये बाद में आए, हो सकता है ये पहले आ जाए ये बाद में आए। तो लॉ कहता है जिसकी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट होगी ना वहां से 1 महीना, यानी जो लेटेस्ट से मुराद जो बाद में आया है उससे 1 महीना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं ये पर्सन अपॉइंट हो गया सपोज मार्च में, ये पर्सन अपॉइंट हुआ अप्रैल में से 30 अप्रैल को, तो 1 महीना यहां से स्टार्ट होगा, लेटर ऑफ दीज 2। ये बात समझ आ गई? तो दोनों में 2 अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो रहे हैं तो दोनों 1 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द लेटेस्ट अपॉइंटमेंट अपने दरमियान एक अंपायर अपॉइंट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? अब हमने फैसले के लिए आर्बिट्रेटर को कितने महीने दिया? अभी मैंने बोला भाई 4 महीनों में फैसला करो। अगर 4 महीनों में फैसला ना हुआ तो फिर क्या होगा? फिर ये आपका अंपायर बीच में जंप इन कर लेगा, फिर ये फैसला करेगा। या ये हो जाए कि इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाए 2 महीने में ही और ये कि अब हमारे दरमियान सुलह नहीं हो सकती, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये दोनों अंपायर को कहें भाई हमारे से फैसला नहीं होना, सरकार आओ और फैसला करो। तो फिर वो फैसला कोर्ट, किसकी कोर्ट में चला गया? अंपायर की कोर्ट में। अंपायर को लॉ ने 2 महीने दिए हैं, तो भाई 2 महीने में फैसला करते हैं।
तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो 6 महीनों में आपके बिजनेस केस का फैसला हो जाना है आर्बिट्रेशन से। इन्होंने कर दिया तो इन्होंने 4 महीने में निपटा देना है, 4 महीने में ना निपटा कोई बात नहीं, 2 महीने में, अगले एम्पायर के बाद 2 महीने है, उसने 2 महीनों में निपटा देना है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये शुरू में ही कह दें हमारी आपस में नहीं बननी जनाब, आप फैसला कर लें, तो फिर अंपायर अगले 2 महीनों में, जिस दिन अंपायर को केस रेफर हुआ अंपायर ने 2 महीनों में निपटा देना। तो मैंने 3 डेट समझाई हैं। नंबर 1, अंपायर की अपॉइंटमेंट 1 महीने के अंदर अंदर। आर्बिट्रेटर के पास फैसले की मुद्दत के लिए कितना टाइम मौजूद है, 4 महीने का, और अगर वो 4 महीने में फैसला नहीं करता तो अंपायर फैसला करेगा, उसके पास कितनी मुद्दत है, 2 महीने की। अगर इससे इस टाइम में फैसला नहीं होता फिर कोर्ट को रुजू करना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए, और वो आर्बिट्रेटर करेगा, फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि अगर 4 महीने में फैसला ना हो सकेगा और उसे लगता है कि नहीं अंपायर की जरूरत नहीं, हम फैसला और कर लेंगे, थोड़ी सी एक्सटेंशन मिल जाए, तो उस केस में एक्सटेंशन मिलेगी कोर्ट से। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आई जी बेटा? अब आपका क्वेश्चन, आपको जब आर्बिट्रेटर को केस रेफर हो गया वहां से 4 महीने स्टार्ट नहीं, अगर सेकंड आया नहीं तो फिर तो है ही आर्बिट्रेटर एक, दोनों ने अगर तय किया हुआ एक आर्बिट्रेटर होगा। हाँ, अप्रैल में, तो डिस्प्यूट जरूरी थोड़ी है कि दोनों की अपॉइंटमेंट से पहले डिस्प्यूट शुरू हो जाए। देखो एग्रीमेंट के टाइम पे ये हो सकता है, अगर आपको याद हो हमने ये पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये कि अगर मैं कहूँ कि मैं अपना फैसला आर्बिट्रेटर से करवाऊंगा, तो उस केस में एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एग्रीमेंट ही में हम तय कर रहे होंगे कि भाई आर्बिट्रेटर कौन होगा और किससे लेंगे आर्बिट्रेटर। बात समझ आ रही है? तो ये फैसला उस वक्त हो, तो अब डिस्प्यूट नहीं आया हुआ उस वक्त, ठीक है? बात क्लियर होगी बेटे? उस वक्त डिस्प्यूट अवेलेबल नहीं है जब ये फॉर्मेशन के टाइम पे डिसाइड हो रहा है, ये डिसाइडेड हो चुका है पहले ही जी। यहां तक कोई पॉइंट? हाँ, एक बात जरूर है, अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट गए तो फिर तो कोर्ट में फैसला चल रहा है, हम दोनों पार्टी से एग्री करते हैं नहीं यार हम आर्बिट्रेटर से करवा लेते हैं, तो फिर उसी दिन हो गया ना फिर रेफर टू आर्बिट्रेटर, फिर तो डेट का डिफरेंस नहीं आया। क्लियर जी? क्लियर होगी बात कीजिए, चलूं आगे। जिस दिन उसे केस रेफर हो जाएगा आर्बिट्रेटर को, नहीं एक आर्बिट, मैंने अभी वही तो बात समझाई कि दोनों की अपॉइंटमेंट में ना डिफरेंस तब आएगा जब टेक्निकली हम एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन एग्रीमेंट कि भाई हम 2 आर्बिट्रेटर लेके चलेंगे, आपका अपना रेफर करेंगे, मैं अपना रेफर करूंगा। सो ये एक सिनेरियो होगा जहां पे दोनों की अपॉइंटमेंट में डिफरेंस होगा, लेकिन तब डिस्प्यूट नहीं होगी। लेकिन अगर कोर्ट से बाहर आ रहे हैं तो फिर तो अपॉइंटमेंट डेट एक ही है दोनों की, और केस जब उनको रेफर हो गया वहां से उनके पास 4 महीने मौजूद हैं, ठीक है? और एक और बात, इन्होंने अलग-अलग केस सॉल्व नहीं करना, मिलके सॉल्व करना, एक ही केस है। ऐसा थोड़ी आर्बिट्रेटर अपना फैसला सुनाएगा और वो, ये दोनों आर्बिट्रेटर मिलके एक फैसला सुन रहे होंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह जिरगे में वो ये क्या होता है आपका वो गांव में एक चलता है अभी भी कहीं पे पंचायत, उसमें एक बंदा भी होता है और एक से ज्यादा, मेरे ख्याल एक से ज्यादा होता है, पैनल होता है ना, तो ये पैनल उस तरह सुन रहा है उसको। 3 होते हैं जी, 3 होते हैं जी। मुझे नहीं, वैसे पंचायत में कितने लोग होते हैं मिनिमम जो फैसला सुनते हैं, कोई आइडिया है किसी को? चलो कोई नहीं। अच्छा प्लीज, अब डेटा प्रोवाइड करना आसान सी बात, लास्ट डेटा प्रोवाइड करना जिम्मेदारी रहेगी इन लोगों की कि उनको डाटा प्रोवाइड करें सारे का, जो यानी अपने अपनी स्टेटमेंट्स देंगे, अपने अपने दलाइल देंगे, जो भी है, तो ये इनकी जिम्मेदारी रहेगी। इज दैट क्लियर? चलो ज़रा आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आर्बिट्रेशन इज अ मेथड बाय विच पार्टीज में रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट ऑफ लॉ, पर्टिकुलरली इन ट्रेड एंड कमर्शियल मैटर, मोस्टली बिजनेस लॉ के मैटर होंगे। इट इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR इसे कहा जाता है। These are limited rights of review and appeal available against arbitration awards. They are limited rights of review, मतलब limited challenge किया जा सकता है limited way में आपके पास कि आप इसके decision को जाके challenge कर रहे हो। आगे जी, arbitration agreement means a written agreement to submit present or future differences to arbitration. Arbitrator may or may not be named in the एग्रीमेंट, जरूरी नहीं उसका नाम डिफाइंड हो, आप उसकी डेजिग्नेशन के थ्रू भी आप ये भी रेफर कर सकते हो कि ठीक है भाई आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, ये जरूरी नहीं कि उसका आज ही नाम देना है कि कौन सा आर्बिट्रेटर होगा। चलो जी आगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन हु इज इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन एंड इंक्लूड एनी पर्सन टू ऑन whom the estate devolve on the death of the
पार्टी। ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना पहले भी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है आपका ब्लड पर्सन, आपका बेटा हो, लेकिन हो सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो ना हो। आपके अगर फॉर एग्जांपल बेटा नहीं है तो आपकी जायदाद जो है वो आगे आपके भतीजों को ट्रांसफर हो रही होती है, तो उस केस में वो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। रेफरेंस मीन्स रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन, जहां भी रेफरेंस का वर्ड आएगा उसका मतलब है हम केस रेफर कर रहे हैं आर्बिट्रेटर को। अंपायर, अंपायर इज अ थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय द आर्बिट्रेटर्स टू सेटल डिफरेंस बिटवीन द आर्बिट्रेटर। हमारे इन दोनों के दरमियान अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ये अंपायर इसलिए अपॉइंट किया जा रहा है। कुछ प्रोविजंस हैं जो अप्लाई होती हैं जी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में। फर्स्ट स्केड्यूल में ये बात लिखी हुई है, सो जरा पढ़ते हैं। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोविजन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड देयरइन। नंबर 1, देयर शैल बी अ सोल आर्बिट्रेटर, एक आर्बिट्रेटर होगा। इफ द रेफरेंस इज टू एन इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, अगर एक से ज्यादा हुए, the arbitrators shall appoint an umpire within 1 month from the latest date of their respective अपॉइंटमेंट। तो उनमें से जो भी बाद में आया है वहां से 1 महीने में अंपायर अपॉइंट हो जाएगा। द आर्बिट्रेटर शैल मेक देयर अवार्ड डिसीजन विद इन 4 months एज द केस रेफर्ड बाय रिटन नोटिस बाय एनी पार्टी। किसी एक पार्टी ने भी रेफर कर दिया तो वो केस 4 महीनों में डिसाइड होगा। द कोर्ट में एक्सटेंड सच टाइम पीरियड, अगर 4 महीनों में डिसाइड ना हुआ और एक्सटेंशन चाहिए हुई तो कोर्ट से मिलेगी। अगली बात, अंपायर शैल एंटर ऑन द रेफरेंस इन प्लेस ऑफ आर्बिट्रेटर। अंपायर आ जाएगा आर्बिट्रेटर की जगह अगर इफ द आर्बिट्रेटर फेल टू रीच द डिसीजन विद इन 4 months, 4 महीनों में फैसला ना कर सके, और आर्बिट्रेटर एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी टू रीच अ डिसीजन टू द पार्टीज और अंपायर थ्रू रिटन नोटिस, या आर्बिट्रेटर ने रिटन नोटिस देके ये बता दिया कि भाई हम फैसला नहीं कर सकते, अंपायर साहब आप आ जाएं, या उन्होंने पार्टीज को बता दिया सलमान और मिस्टर कौन है बी ए मिस्टर ए को कि जनाब ये फैसला नहीं होना, आप ऑर्बिट अंपायर को बुला लें। ठीक है जी। अगली बात, अंपायर शैल मेक हिज अवार्ड विद इन 2 months ऑफ एंटरिंग ऑन द रेफरेंस। जब उसको केस रेफर किया जाएगा 2 महीनों में फैसला करना है। सच पीरियड में बी एक्सटेंडेड बाय द, वंस अगेन एक्सटेंशन चाहिए तो कोर्ट के पास जाइए। पार्टीज टू द केस एंड ऑल अदर पर्सन, जो जो इस केस से जुड़ा हुआ है, प्रोड्यूस बिफोर द आर्बिट्रेटर और अंपायर ऑल बुक्स, डीड्स, पेपर अकाउंट्स, राइटिंग्स एंड डॉक्यूमेंट विद इन देयर पोजेशन। तो वो आपके वो जो भी एविडेंसेस हैं वो पेश करेंगे, ठीक है, बिफोर द आर्बिट्रेटर, या अगर अंपायर कर रहा है तो अंपायर के सामने। एंड शेल डू ऑल अदर थिंग्स विच द आर्बिट्रेटर और अंपायर में रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, या इसके अलावा कोई भी फरमाइशी प्रोग्राम हुआ अंपायर का या आर्बिट्रेटर का कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए या ये एविडेंस चाहिए, वो प्रोवाइड करना भी इन लोगों की जिम्मेदारी, इन पार्टीज की जिम्मेदारी होगी। अवार्ड शेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, तो इसकी औकात तो बिल्कुल कोर्ट डिसीजन वाली है, सो बाइंडिंग होगा। द कॉस्ट ऑफ द रेफरेंस, यानी अब ये जो खराजात हैं ये कौन बियर करेगा, वो कहता है इट शेल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ द आर्बिट्रेटर और अंपायर हु मे डायरेक्ट दैट बाय हुम एंड इन व्हाट मैनर सच कॉस्ट शेल बी पेड। यानी ये आर्बिट्रेटर फैसला करेगा या अंपायर फैसला करेगा, इस सारे केस की जो लीगल कॉस्ट है इन दोनों पार्टीज में से कौन बियर करने वाला है। और इस शुरू में तो सारों ने अपनी अपनी कॉस्ट बियर करी होगी, लेकिन बाद में रीइंबर्स करवा दी जाती है, और कोई एक पार्टी अगर आर्बिट्रेटर कहे कि सलमान बियर करेगा तो फिर सलमान ही सारी कॉस्ट बियर करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये डिस्क्रिशन पे चले गई बात आर्बिट्रेटर की। एग्जाम्पल प्लीज 4 पढ़िए जरा। क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर है जी? चल सकते हैं आगे? लो जी, मैं एक बस यहां से पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर पढ़ रहा हूं डायरेक्ट जाके कि आर्बिट्रेटर के पास पावर्स क्या हैं। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड, कि आपने एग्रीमेंट में उसकी पावर्स को कर्टेल किया हो, द आर्बिट्रेटर शैल हैव पावर, या अंपायर शैल हैव पावर, टेक ओथ फ्रॉम पार्टीज एंड विटनेसेस, हलफ लेगा विटनेसेस से या पार्टी से, मेक इंटेरोगेशन ऑफ द पार्टीज, इंटेरोगेशंस करेगा जितनी जरूरत होगी, select state a special case for the opinion of the court on any question of law involved। ये मैंने पहले भी बात शायद इस क्लास में बताई हो कि जो आपकी लोअर कोर्ट्स हैं, बेशक वो सिविल हों या ट्रायल कोर्ट्स हों,
क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, आपकी लोअर कोर्ट्स को क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे डिस्कशन करती हैं। ये बात मैंने पहले की थी कि वो फैक्ट्स डिस्कस करती हैं, दलाइल सुने जाते हैं, एविडेंसेस देखे जाते हैं, उनको एग्जामिन किया जाता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और कभी भी अगर आप अपील करने जाते हो इन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ की बेस पे अपील फाइल करते हो। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एविडेंसेस दोबारा नहीं बुलाता सारे विटनेसेस को, क्या हो मुझे भी सुनाओ तुमने क्या बातें कही हैं, ऐसा नहीं होता। जब भी हाई कोर्ट में अपील की जाती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों कोर्ट्स जो हैं ये क्वेश्चन ऑफ लॉ को डील करती हैं। यानी आप जब भी अपील फाइल करते हो, आप ये रिक्वेस्ट करते हो कि जनाब प्लीज इस जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है इस पे नजरसानी कीजिए, हमें ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं लग रही इन द लाइट ऑफ द एविडेंसेस। मेरी बात समझ आई है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट विटनेस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को डिस्कस नहीं करती। ये नहीं है कि दोबारा से सारे विटनेसेस बुलाए जाएंगे और हाई कोर्ट सुनने बैठी हुई है केस, वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को डिस्कस करती है। आर्बिट्रेटर को अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आया कि उसे किसी स्पेशल केस में ओपिनियन चाहिए हुई कोर्ट की ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड, यानी वो फैक्ट्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करेगा कोर्ट के साथ, लेकिन अगर उसे किसी प्रोविजन ऑफ लॉ की इंटरप्रिटेशन चाहिए तो वो रिक्वेस्ट कर देगा, जनाब मुझे इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। जिस तरह अक्सर आपने पिछले दिनों मीडिया में सुना हो कि सदर साहब जो थे हमारे आरएफ अलवी साहब, वो आर्टिकल की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे थे कि जनाब हमें इस आर्टिकल 6 या 7 जो भी था उसकी इंटरप्रिटेशन कर दें। तो बिल्कुल इसी तरह एक आर्बिट्रेटर रिक्वेस्ट कर देगा कोर्ट को कि प्लीज इस आर्टिकल की या इस प्रोविजन ऑफ लॉ की इंटरप्रिटेशन कर दें ताकि मैं फैसला कर सकूं। क्लियर? अगली बात, मेक द अवार्ड कंडीशनल, कंडीशंस अटैच कर सकता है कि फॉर एग्जांपल अक्सर आप देखते हो कि कोर्ट के जब डिसीजन होते हैं तो कोर्ट कुछ कंडीशंस भी इंपोज करता है। अक्सर ये डाइवोर्स केसेस के अंदर कुछ कंडीशंस इंपोज की जाती हैं कि आप इतना खर्चा देंगे, तो ये कंडीशनल डिसीजन होता है। तो इसी तरह कोर्ट भी आर्बिट्रेटर भी कंडीशनल डिसीजंस अवार्ड कर सकता है। और लास्ट बात, correct any clerical mistake in the award arising from any accidental error or omission। अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक और क्लरिकल मिस्टेक के पंचिंग में किसी ने गलती कर दी, डिसीजन कुछ और था, जो टाइपर बैठा है वहाँ पे स्टेनोग्राफर जो होता है उसने कुछ और पंच कर दिया, तो वो ऐसी मिस्टेक को वो रिमूव कर सकता है, ये उसकी पावर्स में शामिल है। इज दैट क्लियर? चलें जी, यहीं तक इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला सबको सहायता फरमाए।